देखो बेटे, सबसे पहले हम पढ़ने जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें एक छोटी सी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे काम की है, पेपर में पूछी जाती है। इसलिए पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बट व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात क्या होती है कि अगर मैं ये बोलूं दे आर कलरलेस, पहली बात ये कलरलेस होते हैं। पंजेंट स्मेलिंग, पंजेंट स्मेलिंग, ठीक बेटा, पंजेंट स्मेलिंग होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, जैसे आपके घर पे विनेगर सभी के घर पे होता है, तो अगर आप विनेगर को सूंघे एकदम से नाक में चढ़ने वाली सी, एकदम से चोकिंग सी इसकी स्मेल होती है, सो दैट इज पंजेंट स्मेल। तो इनकी स्मेल जो होती है वो पंजेंट होती है, समझ में आई। और कलरलेस होते हैं ये, ठीक, दे आर कलरलेस, कलरलेस। एंड मोर ओवर they are generally liquid, they are generally liquid, ठीक। यानी कि पहले तीन एसिड तो लिक्विड होते हैं, ठीक। फर्स्ट थ्री एसिड्स आर लिक्विड, फर्स्ट थ्री एसिड्स आर लिक्विड्स, ठीक। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स ऑयली viscous liquids, ठीक, ऑयली विस्कस लिक्विड्स विद अनप्लेजेंट ऑर्डर, विद अनप्लेजेंट ऑर्डर। जो लोअर मेंबर है वो थोड़ी चोकिंग स्मेल वाले हैं, उसके बाद धीरे धीरे इनकी ऑर्डर जो होती है वो गंदी ऑर्डर होनी शुरू हो जाती है, तो अनप्लेजेंट ऑर्डर तक होते हैं, ठीक है जी। बट बहुत हायर मेंबर जो होते हैं, हायर मेंबर्स आर वैक्सी लिक्विड्स विद नो डिस्टिंक्ट स्मेल, जिसकी कोई भी प्रैक्टिकली कोई स्मेल नहीं होती, विद नो स्मेल। ये सबसे पहले सिंपल बात हो गई बेटा, ठीक है जी। इसमें कोई खास बात ही नहीं बताने को, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन सबसे पहली बात हम यहां जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें यहां पे पहले पढ़नी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट की जहां तक बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ठीक, हमने एनहाइड्रेट्स वगैरह इसके डेरिवेटिव के साथ तो देख ही लिया था, ठीक। अमाइड्स का सबसे ज्यादा होता था, फिर उसके बाद एनहाइड्राइड्स का, फिर एसिड्स का। लेकिन बाकी सारे कंपाउंड्स के साथ अगर एसिड को देखें विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे मान लो हम यहाँ पर कुछ चीजें लेके चलते हैं, से मैंने एक लिया इथाइल क्लोराइड, दूसरा लिया इथाइल एल्कोहल, एक तीसरा लिया डाइमिथाइल ईथर, फिर लिया एसिड एल्डिहाइड, एंड देन आई टुक कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सभी में दो दो कार्बन मैंने लिए हैं। अगर मुझे इसमें बॉइलिंग पॉइंट लगाना है इन सभी में, तो ध्यान देंगे कि हमारे पास इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक। इन दो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और जहां तक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, और यहां पे दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ठीक है जी। तो इनमें आपस में ऐसे करके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से डायमराइजेशन हो जाती है, ठीक।
देयर विल बी डायमराइजेशन। जबकि अल्कोहल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की एक्सटेंट कम है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट ज्यादा है। इस वजह से इन सब में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, फिर अल्कोहल्स का होगा। उसके बाद अल्काइल हलाइड, ईथर और एल्डिहाइड में से ज्यादा पोलर अल्काइल हलाइड है, तो फिर अल्काइल हलाइड में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ज्यादा। उसके बाद एल्डिहाइड्स और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट यहां पे ईथर का होगा, बशर्ते कार्बन का नंबर सेम रहे, बशर्ते कार्बन का नंबर सेम रहे। क्लियर बेटे? कार्बन का नंबर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है, ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है, वो सेम रहेगा। यानी अगर कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस देन एसिटिक एसिड, whose boiling point is less than propionic acid, whose boiling point is even lesser than butanoic acid, and so जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, और ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। उसमें कोई खास वाली बात नहीं होती है। ठीक, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर? नाउ फर्दर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आ जाती है इसकी मेल्टिंग पॉइंट, जिसके वजह से मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं। यह है मेल्टिंग पॉइंट्स। देखो बेटा, इसके मेल्टिंग पॉइंट में एक इफेक्ट पाया गया है जिसको बोला ऑल्टरनेशन इफेक्ट। ऑल्टरनेशन इफेक्ट, ऑल्टरनेशन इफेक्ट या फिर ऑसिलेशन इफेक्ट, ऑल्टरनेशन इफेक्ट या फिर ऑसिलेशन इफेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेशन इफेक्ट और ऑसिलेशन इफेक्ट? देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेशन और ऑसिलेशन इफेक्ट व्हाट हैपेंस, जो इवन नंबर कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अपने से पिछले और अपने से अगले दोनों से ज्यादा होता है। क्या कहा? जैसे मान लो हम शुरुआत करते हैं, मान लो प्रोपियोनिक एसिड से शुरू करता हूं, CH3CH2 CH2COOH। अब आगे आ गया ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इससे तो ज्यादा रहना ही रहना है, क्योंकि कार्बन नंबर बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। लेकिन ये अपने से अगले पेंटेनोइक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम वैलेरिक एसिड भी बोलते हैं बेटा, उससे भी ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा होगा। आगे हेक्सानोइक एसिड का, हेक्सानोइक एसिड CH3 CH2 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 CH2COOH का पेंटेनोइक से तो ज्यादा है ही है, लेकिन इट इज अगेन मोर देन दैट ऑफ हेप्टानोइक एसिड। हेप्टानोइक एसिड मतलब समझो कि इवन नंबर कार्बन वाले का मेल्टिंग पॉइंट, इट इज ओनली मेल्टिंग पॉइंट बेटे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ carboxylic acid having even number of carbon is more than its previous or its next homologue। समझ में आ गया? ठीक, इसको ऑसिलेशन इफेक्ट बोला जाता है। इवन नंबर वाले का मेल्टिंग पॉइंट अपने से पिछले और अपने से अगले दोनों से ज्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन जिगजैग चेन बनाते हैं, तो अगर मान लो मैं बात करता हूं ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3 4, ये ब्यूटेनोइक एसिड है। और अगर मैं बात करता हूं पेंटेनोइक एसिड की, ये पेंटेनोइक एसिड है। सी ब्यूटेनोइक एसिड में या कोई भी इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों टर्मिनल ग्रुप्स ऑपोजिट पड़े होते हैं। टर्मिनल ग्रुप्स आर ऑपोजिट, टर्मिनल ग्रुप्स आर ऑपोजिट, ये ऑपोजिट पड़े हुए होते हैं बच्चों। ठीक, जबकि अगर मैं ऑड नंबर में बोलूंगा तो टर्मिनल ग्रुप आर ऑन द सेम साइड। ऑड नंबर में टर्मिनल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड।
आर ऑन सेम साइड। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि अगर मान लो मैं किसी और को पैक करना चाहता हूं इसके साथ, जैसे पेंटेनोइक एसिड को पेंटेनोइक एसिड का पैक करना है, तो ये दो टर्मिनल ग्रुप एक ही साइड पे होंगे। जब एक ही साइड पे होंगे तो इनमें रिपल्शन होगी और इस रिपल्शन से टाइटली पैक नहीं होंगे। जबकि अगर मैं इवन नंबर वाला लेता हूं, उसमें टर्मिनल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होने की वजह से, इनमें ऑपोजिट साइड पे है टर्मिनल ग्रुप्स, ये यहां, तो इनमें थोड़ी रिपल्शन कम होगी। समझ में आई? सो दे कैन बी टाइटली पैक्ड। तो बेसिक बात यह है कि टर्मिनल ग्रुप इवन नंबर कार्बन वालों में ऑपोजिट होते हैं, इसलिए वो टाइटली पैक हो सकता है एंड टाइट पैकिंग से मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है। जबकि ऑड नंबर में दोनों टर्मिनल ग्रुप एक ही डायरेक्शन में, एक ही ओरिएंटेशन में होने की वजह से उसमें रिपल्शन होती है, दे कैन नॉट बी टाइटली पैक्ड। हेंस टाइट पैकिंग ना होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाता है। सो दिस इज ऑल्टरनेशन इफेक्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? ओके। पर ये ऑल्टरनेशन इफेक्ट सिर्फ 10 कार्बन तक होता है, टिल 10 कार्बन ओनली, क्योंकि उसके बाद इतना बड़ा हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड कि इस तरह के इफेक्ट का कोई मतलब रहता ही नहीं है। समझ में आ गई बेटे बात? क्लियर? अगली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास होती है सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। देखो सॉल्युबिलिटी जो होगी, वाटर में लोअर एसिड्स आर सॉल्युबल। विनेगर में पानी डालते हो तो लोअर एसिड्स आर सॉल्युबल बिकॉज लोअर एसिड जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक छोटा एसिड है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, they can form hydrogen bond with water like this। ठीक, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है बच्चे। ठीक, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बन सकता है, एक यहां बन सकता है, ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बन सकते हैं। और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बन सकते हैं, दे आर क्वाइट सॉल्युबल। पर जैसे ही आर बढ़ता जाएगा, आर इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, है ना, आर इज नॉन पोलर पार्ट, इट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चले जाएगी। तो कार्बन नंबर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होगी, बट लोअर एसिड्स आर क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई? ओके। अब हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, और यही चैप्टर फिनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वैसे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे हम +1 में जब हमने बेसिक किए थे तभी मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया था, येट फॉर अ रिवीजन सॉर्ट ऑफ थिंग, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा से करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। देखो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ गया भी कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्यों? ठीक, देखो बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं यूं देखता हूं तो मेरे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं बनाने लगता हूं, ठीक, तो मैं ये बना रहा हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब जैसे इसको वाटर में डाला, ठीक है जी, तो ऑब्वियसली ये अपना एच देगा, कोई भी एसिड अपना एच देता है जब भी वाटर में डाला जाता है, ठीक, तो ये अपना एच देगा, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और H3O पॉजिटिव बन गया। ठीक है बच्चा लोग? अब देखो अगर मैं इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे
देखो यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर और यहां का इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो अगला बना वो बना RCO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O और O के ऊपर पॉजिटिव. So in this structure there is a charge separation. There is a charge separation. Whereas अगर मैं यहां के इलेक्ट्रॉन यहां लेके जाता हूं, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां लेके जाता हूं, ठीक, और इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O. See, is there any charge separation here? There is no charge separation. तो दोनों स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, जबकि इसमें ये स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन ये कम कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन. तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेस रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेस रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड. वेयरएज कार्बोक्सिलिक आयन जो है ये मोर रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मोर रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. और क्योंकि ज्यादा रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो थोड़ा फॉरवर्ड में चला जाएगा. फॉरवर्ड में चला जाएगा तो H देना इजी होगा और इसी वजह से बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते हैं. बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोला यस और नो. ओके. नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये कॉन्जुगेट बेस जो बना, ये जो बना ये कितना स्टेबल है. जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्जुगेट एसिड, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ. और ये हमारे पास क्या है? अनायन है. Anions are stabilized by withdrawing group. So as anions are stabilized, as anions are stabilized by withdrawing groups, by withdrawing groups, therefore withdrawing groups increases the acidic strength. Withdrawing groups increases acidic strength. इसलिए withdrawing group जो है वो acidic strength को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं. withdrawing group increases the acidic strength. तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं सबसे पहले HCOOH, दूसरा CH3COOH, तीसरा CH3CH2COOH, चौथा CH3CH2CH2COOH. और इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछूं तो देखो बेटे यहां पे इस ग्रुप का, ये जो ग्रुप है इसका प्लस साइड इफेक्ट होगा, थोड़ा लेस होगा. इसका प्लस साइड, बड़ा ग्रुप है, मोर होगा. इसका प्लस साइड और भी ज्यादा होगा. ठीक. तो कहने का मतलब प्लस साइड यानी रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेंगे. रिलीजिंग ग्रुप बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है. इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो बेटे ऐसे रहेगा. This will be the order of acidic strength. Got it or not? पहली बात समझ में आ गई बच्चों? इसी तरह से अगर विड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं, ठीक, इसी तरह से अगर विड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? इंक्रीज करते चले जाएंगे. विड्रॉइंग ग्रुप का जहां तक मतलब है, जैसे कि मान लो अगर मैं ऐसा बोलता हूं CH2NO2 COOH, ClCH2COOH, ठीक, CH3O CH2CH2COOH,
और लास्ट में CH3 CH2 COOH। ऐसे में देखें तो नाइट्रो का यहां माइनस आई है, यहां पे भी माइनस आई है, यहां पे भी माइनस आई है, लेकिन यहां प्लस आई है। अब यहां माइनस आई ज्यादा है, यहां माइनस आई लेस है, यहां माइनस आई लीस्ट है, और यहां प्लस आई है। तो माइनस आई विड्रॉइंग होता है, इस वजह से विड्रॉइंग नेचर की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय विड्रॉइंग ग्रुप। बोलो बच्चे, ये ऑर्डर भी क्लियर हो गया? इज दिस ऑर्डर क्लियर? क्विकली बोलते जाना। इसी तरह से अगर मान लो मैं यहां पे ऐसा कह देता हूं CCl3 CH2 COOH CHCl2 COOH CH2Cl COOH और CH3 COOH। सी यहां पे 3 प्लस आई वाले ग्रुप हैं, 3 क्लोरीन ग्रुप है, तो 3 प्लस आई ग्रुप्स, माइनस आई ग्रुप्स रादर 3 माइनस आई ग्रुप्स, जबकि यहां पे 2 माइनस आई ग्रुप्स है। यहां सिर्फ 1 माइनस आई ग्रुप है और यहां ऐसा नहीं है। और माइनस आई यानी विड्रॉइंग, तो मोर आर द विड्रॉइंग ग्रुप्स मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। नो नेक्स्ट बात हमारे पास आ जाती है कि मान लो अगर मेरे पास एक जगह पे यहां पे CH2Cl CH2 CH2COOH है, दूसरा है CH3 CHCl CH2 COOH है, तीसरा CH3 CH2 CHCl COOH है। अब इसमें सभी जगह क्लोरीन लगा है, बट इसका माइनस आई इफेक्ट आप अच्छे से जानते हैं। माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन चेन लेंथ, तो इधर लेस इफेक्टिव होगा, इधर थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होगा, इधर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। जितना पास विड्रॉइंग ग्रुप होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा। बोलो इज इट क्लियर? कोई भी दिक्कत हो इसमें? ठीक, ये तो सिंपल हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात की है मैंने। अब यहीं पे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में हम बेंजोइक एसिड की बात करें। उससे पहले बोलो ये हटा दूं, ओके। अब बेंजोइक एसिड जो होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी मोर एसिडिक देन दैट ऑफ it is more acidic than that of, you can say, any aliphatic acid. तो बेंजोइक एसिड जो होता है, बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है, इट इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक एसिड्स। नाउ तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं बेटा, बेंजीन रिंग का तो प्लस आर इफेक्ट होता है, प्लस आर तो रिलीजिंग होता है, तो फिर बेंजोइक एसिड इससे ज्यादा एसिडिक क्यों हुआ? नाउ टेल मी, कैन यू टेल मी, बेंजोइक एसिड इससे ज्यादा, बेंजोइक एसिड इससे ज्यादा एसिडिक क्यों हुआ? हालांकि दैट इज वेरी श्योर इसका यहां प्लस आर इफेक्ट है। कोई बता सकता है मेरे को? नहीं आशीष, अगर रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुई तब तो बेटे प्लस आर देगा, और प्लस आर देने से तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाना चाहिए, है बेटा? मजे की बात बताता हूं, वैसे तो तुम्हें बताई हुई है। बेसिकली ये बेंजीन रिंग जो होता है ये इसके प्लेन में नहीं होता। बेंजीन रिंग इज नॉट इन द प्लेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? तो मतलब अगर बेंजीन रिंग यू है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ओ आगे कोई ऐसे आगे पीछे ग्रुप होगा, दैट इज नॉट इन प्लेन। इसका प्लेन डिफरेंट है, डिफरेंट प्लेन।
ठीक, जबकि इसका प्लेन डिफरेंट है। तो जब स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता तो रिजोनेंस नहीं होती। तो यहां बेंजीन अपना रिजोनेंस नहीं शो करता है बेटे, उल्टा ये अपना, अगर रिजोनेंस नहीं शो करेगा तो आर इफेक्ट नहीं शो करेगा, ये अपना माइनस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा? माइनस आई, बिकॉज दिस इज नॉट इन रिजोनेंस। ये बात बहुत ध्यान में रखनी है, दैट इज नॉट इन रिजोनेंस बिकॉज इट इज नॉट इन प्लेन। तो ये अपना माइनस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आर नहीं शो करता है, और इसकी वजह से ही ये एलिफेटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। बोलो बेटे, क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आई? क्योंकि रिजोनेंस की कंडीशन होती है ना बेटा कि स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। तो बहुत सारे टीचर ऐसे ही पढ़ा देते हैं कि ये रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन, बिल्कुल, फिर तो ये प्लस आर इफेक्ट देगा, और प्लस आर इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? कम। याद रखना, ये दोनों COOH ग्रुप और ये प्लेन में नहीं है, ये एक दूसरे से अलग प्लेन में। तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन कॉन्जुगेशन विद दीस इलेक्ट्रॉन्स। अनायन के इलेक्ट्रॉन के साथ बेंजीन के इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में नहीं, इसलिए अपना प्लस आर इफेक्ट शो नहीं कर पाता, और बेंजीन का आई इफेक्ट माइनस होता है। तो माइनस होने की वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कुछ हद तक बढ़ा देता है। बोलो बेटे, क्लियर? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? आपको क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलेंगे कि बेंजीन शोज प्लस आर इफेक्ट, yet benzoic acid is, benzene shows plus R effect, yet benzoic acid is stronger acid than aliphatic acid. Stronger acid than aliphatic acids. ठीक, वाई एक्सप्लेन करने को आ जाएगा ऐसा क्यों होगा। ठीक, तो आपने सिंपल बात बोलनी है कि इसका प्लस आर जरूर होता है, बट ये कभी भी इसके प्लेन में नहीं होता, इसलिए बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन कार्बोक्सिलेट आयन के इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होते हैं, तो इनका प्लस आर इफेक्ट बेंजीन का ऑपरेट नहीं होता, इसका आई इफेक्ट माइनस होता है, तो इसका माइनस आई ऑपरेट होता है, इसलिए बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन दैट ऑफ एलिफेटिक एसिड्स। उम्मीद करता हूं बात तो समझ में आई गई होगी। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पहले भी करवाया है। कहा जाता है कि बेंजोएट आयन हैव 2 resonating structures. Benzoate ion have 2 resonating structures, whereas phenoxide ion या phenate ion have 5 resonating structures. Yet benzoic acid is stronger than phenol. ठीक, अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये कह रहा है कि बेंजोएट आयन जो है, बेंजोएट आयन, क्योंकि हम किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ उसके अनायन की स्टेबिलिटी से देखते हैं, ठीक है जी। हमें इसमें सिर्फ 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। कौन से? यहां का इलेक्ट्रॉन यहां और यहां का इलेक्ट्रॉन यहां। सो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसा बन जाता है, बेंजीन रिंग CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। यही 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग तो कॉन्जुगेशन में है नहीं। और जब हम फिनोक्साइड की बात करते हैं, फिनोक्साइड में हमारे पास 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कैसे? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन यहां।
तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या बना बेटे? अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां नेगेटिव चार्ज ऐसा बना, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां। तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा बन गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड यहां नेगेटिव चार्ज, देन यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां। तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा बन गया, ठीक। फिर यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन वापस। सो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा बन गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजोएट के सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर है, जबकि फिनोक्साइड के 5 स्ट्रक्चर हैं। और हम ये जानते हैं जिसमें स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं वो ज्यादा रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इस हिसाब से फिनोक्साइड ज्यादा रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए था। और जो ज्यादा रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा ज्यादा आसानी से बनेगा, कहने का मतलब उसका एसिडिक करेक्टर फिनोल का ज्यादा होना चाहिए। पर उल्टा ही है, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर, बेंजोइक एसिड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों होता है? हालांकि स्ट्रक्चर कम है। बात सिंपल सी ये है कि अगर आप फिनोक्साइड की ये 3 स्ट्रक्चर देखो, इन 3 स्ट्रक्चर में हमारे पास नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक। और रिजोनेंस के रूल कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो तो उसकी कंट्रीब्यूशन कम होती है। तो कहने का मतलब इन 3 स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन इज नेग्लिजिबल, कंट्रीब्यूशन इज नेग्लिजिबल, इन 3 स्ट्रक्चर्स की कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। तो इसमें भी 2 ही स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और इसमें भी 2 ही स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन है, पर इसमें नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ऑन 2 ऑक्सीजन्स। यहां पे नेगेटिव चार्ज इज dispersed on 2 oxygens. Negative charge is dispersed on 2 oxygens, whereas here negative charge is dispersed on 1 oxygen. So यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्सल ज्यादा है, so ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, therefore benzoate ion is more resonance stabilized and hence benzoic acid is stronger acid. मतलब समझ लो क्वेश्चन लिखना कैसे है। कहना हाँ जी बेंजोएट के 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, फिनोक्साइड के 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। मान उन 5 में से 3 ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, सो देयर कंट्रीब्यूशन इज लेस। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 स्ट्रक्चर इन फिनोक्साइड इज मोर। Here also there are 2 structures, but here negative charge is only on 1 oxygen, whereas in benzoate ion negative charge is dispersed on 2 oxygen, so which makes it more resonance stabilized and hence benzoic acid is a stronger acid as compared to that of phenols. बोलो बेटे क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलना है सब लोग। वेरी गुड, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 2 क्वेश्चन थे, इन दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो वो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया है, ठीक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स acidic strength of benzoic acids with substituents. Benzoic acid का acidic strength with substituents.
ठीक, अब बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हम देखेंगे, ठीक है जी, विद सबस्ट्रेट्स। देखो ये तो समझ में आता है कि विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक फैक्टर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और रिलीजिंग ग्रुप हमेशा डिक्रीज करेगा, वो तो सेम ही रहना है। कल को अगर मेरे पास ऐसा पूछ लिया जाए कि ये बेंजोइक एसिड है, एक नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, एक क्लोरो बेंजोइक एसिड है, और इसी तरह से एनिसिडिक एसिड है, OCH3 लगा, एनिसिडिक एसिड, और इसी तरह से बेटे टोलुइक एसिड है, यानी यहां पे CH3 लगा है। अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, मान लो इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। तो बेटे हम ये जानते हैं नाइट्रो का -CI और -CR होगा, तो ये तो विड्रॉइंग है ही है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लोरीन का -I डोमिनेंट ओवर इट्स +R होगा, हाइड्रोजन का I इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर R, और इसका +R इज डोमिनेंट ओवर -I। सारे ग्रुप का R डोमिनेंट होता है अदर देन हाइड्रोजन, और इसका +I या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हो। तो बेटा जो डोमिनेंट नहीं है उसको मिटा दें अगर हम, ठीक, तो हम ये पाएंगे कि सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप कहां पे आया, सेकंड पे। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी रही बेटा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पे सेकंड की रही, ठीक। दूसरे नंबर पे देखा जाए क्लोरीन विड्रॉइंग -I दे रहा है, तो थर्ड की सेकंड नंबर पे रही। उसके बाद ये रिलीजिंग है, तो फर्स्ट आ गया बेटा, +R वाला ज्यादा रिलीजिंग होता है देन +I, तो फिर फिफ्थ आ गया, और सबसे कम जिसमें +R है वो फोर्थ आ गया। बोलो एग्री विद दिस ऑर्डर और नॉट? ठीक, तो विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। पर प्यारे बच्चों, अब देखो आगे, अगर मान लो मैं अब पहले मैंने ग्रुप अलग अलग लिए लेकिन पोजीशन सेम है, अब मैं ग्रुप सेम लेता हूं, पोजीशन अलग अलग कर देता हूं। ये लो NO2, और यहां पे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और यहां पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक, और दो मेटा पैरा। अब प्यारे बच्चों बहुत सिंपल सी बात यह है कि कार्बो बेंजोइक एसिड में हमारे पास एक होता है ऑर्थो इफेक्ट। क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट कहता है कि ऑर्थो पे कोई भी सब्स्टिट्यूट लगे, चाहे वो विड्रॉइंग हो चाहे वो रिलीजिंग हो, वो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज ही करता है, ठीक। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑर्थो वाले को तो कभी देखना ही नहीं है ना हमने, ऑर्थो वाला तो हमेशा नंबर 1 पे रहना है, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो हमने सेकंड वाला तो नंबर 1 पे लिख ही दिया है। अब बाकियों के बारे में सोचते हैं। बेटा मेटा पोजीशन पे सिर्फ -I ऑपरेट करेगा, क्योंकि I और दो मेटा पैरा तीनों पे लगता है, R इफेक्ट सिर्फ और दो पैरा पे लगता है, और दो वाले को तो पहला नंबर दे ही दिया है, तो इसका -R -I दोनों होंगे। सर यू आर म्यूटेड। तो दो के बाद हमारे पास आफ्टर दिस 2 के बाद हमारे पास आ जाएगा कौन से वाला? 4 के बाद आ जाएगा 3, और 3 के बाद आ जाएगा बेटे जी 1, ठीक है जी, 2 4 3 1। सो दिस मस्ट बी द ऑर्डर
what is wanted over here. बोलो, is it clear or not? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लो COOH और यहां पे COOH, Cl, यहां पे COOH, Cl और यहां पे COOH, Cl है। ठीक है बच्चों, सो वेरी सिंपल है। हमें अगर इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है जी। अब हमें मालूम है और दो वाले को तो नंबर 1 पे लिखना ही लिखना है, तो और दो वाला तो मैंने नंबर 1 पे लिख दिया, 2 इज नंबर 1। ठीक, और दो वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां पे -I और यहां पे भी -I, क्योंकि R डोमिनेट होता ही नहीं हेलोजन, तो -I के अकॉर्डिंगली सोचेंगे। और -I जितना पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, यानी इसका -I ज्यादा, इसका -I कम। तो सेकंड के बाद कौन सा आया? थर्ड। थर्ड के बाद कौन सा आया? 4। और 4 के बाद कौन सा आया? फर्स्ट। तो ये ऑर्डर बन गया। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, बेस्ड ऑन -I इफेक्ट। नाउ अगला देखते हैं। अगर मान लो ये बेंजोइक एसिड को मैं लगा देता हूं और यहां पर अपन लगा देते हैं, मान लो OH, ठीक, OH, और यहां पे COOH, OH, और यहां पर COOH, OH। ठीक है, क्लियर? देखो बच्चे, ये 1 2 3 4, तो 2 सबसे पहले हो गया। ठीक, उसके बाद यहां पे इसका -I है, जबकि यहां इसका हमारे पास क्या होगा? +R, है ना भाई? क्योंकि यहां पे R ऑपरेट नहीं करता मेटा पे, और यहां पे R और I दोनों होंगे, लेकिन R डोमिनेट है, वो +R है। तो इसके बाद कौन सा आ गया? थर्ड आ गया। थर्ड के बाद कौन सा आ गया? फर्स्ट आ गया। और सबसे कम कौन सा हो गया? फोर्थ वन हो गया। बेटा एग्री टू दिस ऑर्डर और नॉट? जल्दी, क्विकली बोलने का टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी बोलने। पर सर आपने ना पिछले साल एक बात बुलाई थी, हमारे दिमाग में अभी तक है नहीं, मेरे को पता है, दिमाग में तुम्हारे कुछ नहीं है, कि OH कभी ऑर्थो इफेक्ट को शो नहीं करता। OH कभी ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करता है। तो यहां फिर ऑर्थो इफेक्ट क्यों हो गया? इसका एसडी करेक्टर ज्यादा क्यों हो गया? जब OH ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करता था, तो यहां क्यों हो गया? OH NH2, ठीक, ये छोटे छोटे ग्रुप ये ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करते हैं बेटा, बड़े ग्रुप करते हैं शो। ठीक, तो यहां इसलिए हुआ बेटा, ध्यान देना, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड ने यानी बेंजोइक एसिड ने H दे दिया, ध्यान से देखना इधर, H दे दिया, तो हमारे पास ये बन गया। ठीक, ये अनायन बन गया। और यहां पे थोड़ा सा मैं इसको अलग जगह बना देता हूं। यहां पे ये करके हमारे पास H देने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, और यहां था O और H। ऑब्वियसली इसमें आपस में क्या बन जाती होगी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड,
हालांकि इसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं था, बट ये अनायन बिकम्स मोर स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से हमारे पास यहां पे ऑर्थो इफेक्ट ना होके भी हमारे पास ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है। बोलो क्लियर? ऑन द अदर हैंड अगर इसकी जगह पे, चलो वो बाद में बताता हूं, इसकी जगह पे मान लो टॉलविक एसिड होते, COOH, COOH, CH3, यहां पे COOH, CH3, यहां पे COOH, CH3। ठीक, अब देखो बेटे, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो बट ऑब्वियस है हमारे पास कि सेकंड में ऑर्थो इफेक्ट होगा, और ऑर्थो इफेक्ट कहता है चाहे रिलीजिंग हो विड्रॉइंग हो एसडी करेक्टर बढ़ना ही है। तो इसलिए सेकंड वाला सबसे ज्यादा यहां रहेगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। इसमें रीजन अलग था, छोटा ग्रुप था, इसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन होगी। ठीक, यहां पे ऑर्थो इफेक्ट होगा। ठीक, और फिर उसके बाद इधर प्लस आई, इधर प्लस आई और एच दोनों ही, एच यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये दोनों रिलीजिंग है। तो इसके बाद कौन सा आ गया? 1, उसके बाद कौन सा आ गया बेटे जी? 3, और सबसे कम कौन सा आ गया? 4। ये टॉल्विक एसिड्स का ऑर्डर हो गया। बेटे देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा कि विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को बढ़ाते हैं, रिलीजिंग ग्रुप कम करते हैं। फिर ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगे, एसिडिक नंबर 1 पे लिखा है हमने ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। हालांकि OH में ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता येट, because of stability of anion by intramolecular hydrogen bond, it shows like ortho effect. तो बेसिकली अभी तक हमने वो वाले ऑर्डर पढ़े हैं जिसमें ऑर्थो इफेक्ट साफ तरह से दिखाई दे रहा है और ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है। बोलो क्लियर है बच्चे? जैसे हमने नाइट्रो का पढ़ा है, नाइट्रो का पढ़ा है, वैसे ही हम साइनाइड लगा सकते हैं, वैसे ही CH3 लगा सकते हैं, वैसे ही CHO लगा सकते हैं। ठीक, ऐसा कोई भी जो विड्रॉइंग ग्रुप SO3H, इनका ऑर्डर सेम होगा लाइक दिस। जैसे हम हेलोजन का पढ़े हैं, तो हेलोजन का इधर ब्रोमीन लगा दो तब भी यही, आयोडीन लगा दो तब भी यही, फ्लोरीन नहीं लगाया मैंने, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। OH की तरह का ऑर्डर जब हम OH जैसे ग्रुप कोई लगा देते हैं, रिलीजिंग ग्रुप जैसे SH लगा दिया, तो भी सेम ऑर्डर होगा। ठीक है जी। और रही बात CH3 अल्काइल ग्रुप वाला, ठीक है, क्लियर हो गया? यस। अब मुझे बताओ आशीष, क्या प्रॉब्लम है बेटे? सर जब आप CH3 वाला बता रहे थे तो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। 2 और 1 की जो आपने बताया ना, 2 और 1 2 ज्यादा है एसिडिक, वो एक बार दोबारा बता दो। बिल्कुल बताएंगे। अनुशिका, आप भी लास्ट ऑर्डर में कुछ पूछ रही हैं, तो बताएं क्या? तो देखो बेटा, लास्ट ऑर्डर को दोबारा देख लो ताकि कोई दिक्कत ना रहे। देखो बेटा, ये तो ज्यादा एसिडिक है ही है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट होना ही होना है, इसलिए ये तो एसिडिक है, चाहे रिलीजिंग हो चाहे विड्रॉइंग हो, उसका कोई मतलब नहीं होता। ऑर्थो इफेक्ट कहता ही ये है कि भाई ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगे, वेदर इट इज रिलीजिंग वेदर इट इज विड्रॉइंग, इट इंक्रीजेस द एसिडिक स्टेट। हालांकि बहुत सारे लोग ऑर्थो इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर इफेक्ट, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, उस पे एक्सप्लेन करते हैं। बट ऑर्थो इफेक्ट की एक्चुअली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस पे करना हो ना, तो मेरे प्यारे बच्चे, टॉलविक एसिड कभी भी एक्सप्लेन नहीं हो सकता। तो ऑर्थो इफेक्ट अपने आप में एक इफेक्ट है। ठीक, कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट चाहे आपके पास ज्यादा, यू कैन से रिलीजिंग हो चाहे विड्रॉइंग हो, वो एसिडिक करेक्टर बढ़ाता ही है। तो ये सबसे ज्यादा हो गया। अब बेटे थर्ड पे प्लस आई रहेगा क्योंकि मेटा पे है, जबकि फोर्थ पे प्लस आई भी होगा एच भी होगा, यानी दोनों तरह से रिलीजिंग। तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये, और फिर उसके बाद ये, और सबसे कम ये। बोलो इज इट क्लियर और नॉट?
यस सर। अब बेटा ये तो सारे कर लेते हैं, अब मैं तुम्हें करवा रहा हूं इसमें आने वाले पिटफॉल्स, जो सिर्फ मेरे ही वाले बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे गलत करके आएंगे। मैं अपने बच्चों को गलत नहीं करने दूंगा कभी भी। ठीक, जल्दी नोट कर अनीश। अब देखो बेटे, यहां पे लिखो पिटफॉल्स इन दिस, वो वाली चीजें जो हम गलत कर सकते हैं। ठीक, तो पिटफॉल हम पहले से ही समझ के चले तो विल बी फार बेटर। So we will be discussing pitfalls. देखो बेटा, pitfall number one, that is acidic acids. Acidic acids, ये पहला pitfall है। Now what do you mean by acidic acid? ये तो हो गया benzoic acid। अगर बेंजोइक एसिड पे हम OCH3 ग्रुप लगा दें, यानी एनिसोल बना के फिर बेंजोइक एसिड हो, तो ये एनिसिडिक एसिड होगा। दिस इज एनिसिडिक एसिड। अब यहां पे COOH OCH3, ठीक है जी, मेटा एनिसिडिक एसिड, और अगला है पैरा एनिसिडिक एसिड। ठीक, अब इसमें पिटफॉल क्यों है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि आपको समझ में आ सके इसमें पिटफॉल क्यों है। देखो बेटे, हमें ये पता है कि ये ऑर्डो सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4। ऑर्डो के चलते, ऑर्डो इफेक्ट के चलते हमारा ऑर्डर में 2 नंबर 1 पे होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या होना चाहिए, इसका एक्चुअल ऑर्डर जो आपका मतलब यू कैन से एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, वो क्या होना चाहिए, यहां पे -I होना चाहिए क्योंकि मेटा पे R नहीं लगता है, और यहां +R होना चाहिए क्योंकि I डोमिनेट नहीं है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था 2 is greater than 3, which should be greater than 1, which should be greater than 4। बट यहां ऐसा पाया गया कि 2 is equal to 3, यानी ऑर्थो वाला और मेटा वाला इनका एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों का सेम था। उसका रीजन था इसमें ऑर्थो इफेक्ट था। ठीक, इसमें ऑर्थो इफेक्ट था, और इसमें -I इतना रहता है कि जितना ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बढ़ा उतना ही इधर भी बड़ा होगा। इसलिए ये एक एक्सेप्शन ऑर्डर आ गया कि यहां पे ऑर्थो और मेटा दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर होगा। बोलो बेटा, पहला पिटफॉल समझ में आया? यस और नो जल्दी बता देना। ओके ओके, शाबाश। वैसे ना ये जो यस नो पूछता हूं, चंद बच्चे हैं जो हर बार आंसर देते हैं, बाकी तो बस बैठे रहते हैं, सिर्फ कुछ नहीं करते। 2-4 हैं यार, एक वाई लिखते हुए हाथ टूटते हैं हमारे, है ना। मेरे को पता चल जाएगा आपको आ गया, ठीक, नहीं आएगा तो पता चल जाएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। अब देखो बेटे, दूसरा पिटफॉल देखते हैं। बेटा दूसरा पिटफॉल होता है एनिलिनिक एसिड्स। एनिलिनिक एसिड्स। अब एनिलिनिक एसिड क्या, देखो बेटे हमारे पास ये तो है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। ठीक, और हमारे पास बेंजोइक एसिड के जगह पर हम यहां पे NH2 लगा दें। ठीक है जी,
और दो एनिलिनिक एसिड, अब बन गया एनिलिनिक एसिड, और यहां पे COOH NH2 लगा दें, और यहां पर हमारे पास COOH NH2 लगा दें। ठीक है जी। अब पहले थोड़ा एक्सपेक्टेड ऑर्डर लिख लेते हैं ताकि जब उसको करेक्शन करें तो पता रहे, याद रहे। एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है भाई? एक्सपेक्टेड में अगर मैं इसको नंबर 1 2 3 एंड 4, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर में बेटे हमारे पास 2 शुड बी ग्रेटर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर इफेक्ट, और यहां माइनस आई तो फिर 3 होना चाहिए, 3 के बाद फिर हमारे पास 1 होना चाहिए क्योंकि यहां प्लस R होगा, और फिर 4 होना चाहिए। एक्सपेक्टेड ये ऑर्डर था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था, पर बेटा ये सारा ऑर्डर गलत होगा। इसका एक्चुअल ऑर्डर देखें, इसका एक्चुअल ऑर्डर देखें। एक्चुअल ऑर्डर में 1 सबसे ज्यादा एसिडिक रहता है, अनसब्स्टिट्यूटेड सबसे ज्यादा एसिडिक रहता है, उसका KA ज्यादा रहता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 3 रहता है, ठीक। 3 के बाद जाकर के हमारे पास सेकंड होता है और 4th लास्ट में। अब ऐसा क्यों हुआ? ये ऑर्डर सारा बाईपास हो गया ना, यहां और दो इफेक्ट दिख रहा है, और दो वाला 3rd नंबर पे है, ठीक। और यहां पे इसका माइनस आई, क्योंकि बेटा NH2 का प्लस R is very very higher than its minus I. Its minus I is very less. So यहां पे आपके पास strong plus R इफेक्ट होता है, strong plus R and very weak minus I. तो भले यह माइनस आई है, पर इसका R इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग होता है हमने मेटा पे नहीं लिया था, पर वो बेंजीन पे तो देगा ना अपना, और हम जानते बेंजीन अपना यहाँ पे माइनस आई शो कर रहा है। ये याद रखना, बेंजीन क्या शो कर रहा है? माइनस आई शो कर रहा है, आर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है। हम तो एक्चुअली बेंजीन के माइनस आई को कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? तो बेसिकली क्या होगा कि इसका माइनस आई के मुकाबले इसका प्लस आई इतना ज्यादा है कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, उसका माइनस आई कम कर देगा। माइनस आई कम करेगा तो बेटा हमारे पास इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। बोलो क्लियर या बात? अब दूसरी बात ये कि हमारे पास इसमें और दो क्यों नहीं हुआ? इसमें और दो क्यों नहीं हुआ? देखो, और दो क्यों नहीं होता, वाई इसमें और दो इफेक्ट नहीं होता? जैसे COOH अपने इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, यानी H देने की कोशिश करेगा, वो H नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक कर जाएगा। जो H यहां से जाएगा वो नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक कर जाएगा, और उसकी वजह से हमारे पास अनायन तो बन गया, अनायन तो डेफिनेटली बन गया भाई, लेकिन H फिर भी लूज नहीं हुआ, ठीक। और ऊपर से आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन गया, तो H देना बहुत ही मुश्किल हो गया दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं? कि एक तो H जब लॉस हुआ वो नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक कर गया, NH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेसिक ग्रुप ना, तो वो यहां पे अटैक कर गया, और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डाली तो H दे करके भी नहीं गया, अंदर ही रह गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस वजह से इसमें और दो इफेक्ट नहीं हो पाता, और यहां तो वैसे ही प्लस आ रहा है ना बेटा, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए सबसे भी तो यहां ऑर्डर बिल्कुल ही अलग हो गया बेटा। फर्स्ट के मुकाबले थर्ड इसलिए बिकॉज प्लस आर इज डोमिनेंट ओवर वेरी वीक माइनस आई,
that decreases the minus I effect of this benzene ring, so acidic character कम हो जाए। ठीक, ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास सेकंड है, ठीक, वो इसलिए क्योंकि H देके भी लूज नहीं होता, उल्टा नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक कर जाता है, तो एसिडिक करेक्टर नहीं होता इतना। और रही बात यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट, ये हमारा ऑर्डर एसिडिक एसिड्स का एनिलिक एसिड्स का बिल्कुल अलग हो गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। बोलो समझ में आई? यस और नो? ओके। एक तीसरा पिटफॉल मेरे पास है, फ्लोरो बेंजोइक एसिड, क्लोरो बेंजोइक एसिड। ठीक इसी तरह से और भी होता होगा, ब्रोमो बेंजोइक एसिड, आइडो बेंजोइक एसिड, ब्रोमो बेंजोइक एसिड एंड आइडो बेंजोइक एसिड। अब अगर मैं इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर लगाता हूं तुम्हारे साथ, ठीक, इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर, सो व्हाट शुड बी इट्स एक्सपेक्टेड ऑर्डर? बोलो फटाफट। एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली 1 शुड बी ग्रेटर देन 2, शुड बी ग्रेटर देन 3, शुड बी ग्रेटर देन 4, बिकॉज यहां माइनस आई, यहां पे भी माइनस आई, यहां पे भी माइनस आई, और फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है। इसके अकॉर्डिंगली ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर आना चाहिए। पर हमने पाया क्या? हमने पाया फ्लोरो एसिटिक एसिड इज वीकर देन क्लोरो एसिटिक एसिड। और एक क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन आ गया, व्हाई फ्लोरो एसिटिक एसिड, फ्लोरो बेंजोइक एसिड, रादर फ्लोरो बेंजोइक एसिड is weaker than chlorobenzoic acid, than chlorobenzoic acid। जो क्लोरोबेंजोइक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग हो गया और फ्लोरो वीक हो गया। ऐसा क्यों हुआ? देखो बेटे, हेलोजन का डोमिनेंट डेफिनेटली माइनस आई प्लस आर देता तो है, पर डोमिनेंट माइनस आई। अब अगर हम प्लस आर की बात करें तो होगा ये कि जब ये प्लस आर देता तो है, भले ही वीक होता है, आई डोमिनेंट होता है, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो बेटे होगा क्या? यहां पे 2p ऑर्बिटल है और फ्लोरीन का भी 2p है, तो प्लस आर के दौरान यहां 2p ओवरलैप होगा, जबकि यहां पर 2p ऑर्बिटल होगा कार्बन का, फ्लोरीन का 3p। तो यहां लेस इफेक्टिव ओवरलैप होना है, यहां मोर इफेक्टिव ओवरलैप होना है। ऐसे ही यहां पे 2p और यहां पे 4p, यहां 2p और यहां पे 5p। तो फ्लोरीन के केस में 2p ऑर्बिटल का ओवरलैप मोर इफेक्टिव ओवरलैप है, मोर इफेक्टिव ओवरलैप है। इस वजह से फ्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट बढ़ जाता है, इसलिए फ्लोरीन का प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाता है, और जो इसके माइनस आई को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्लोरो एसिटिक एसिड जिसका ओवरलैप लेस इफेक्टिव है, उसका प्लस आर इतना नहीं होता है, तो वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। आंसर समझ में आया? क्या बोलोगे कि फ्लोरोबेंजोइक एसिड में फ्लोरीन और कार्बन में 2p ओवरलैप होता है, विच इज मोर इफेक्टिव, जबकि क्लोरोबेंजोइक एसिड में 2p ओवरलैप होता है, विच इज लेस इफेक्टिव। So because of more effective overlap, plus R effect of fluorine is somewhat stronger, which decreases its minus sign. Whereas in chlorine, overlap is less effective, so plus R does not decrease its minus I much. यहां minus I इसका decrease हो गया due to more effective overlap and more plus R. इसलिए फ्लोरोबेंजोइक एसिड इज वीकर देन क्लोरोबेंजोइक एसिड। बोलो बेटे, आंसर समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो क्विकली बोल देने का। सो बेटा ये पिटफॉल्स थे, ठीक, जो तुम गलतियां कर सकते हो।
वो मैंने ओमिट कर दी, गलतियां सारी की सारी, ठीक। और जो बता सकता था मैंने आपको, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रेंथ को सारा एक्सप्लेन किया, ठीक। चाहे वो बेंजोइक एसिड वाली स्ट्रेंथ थी और चाहे वो एलिफेटिक एसिड वाली स्ट्रेंथ थी। उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया फटाफट से यस कर दो ताकि हम आगे चल सकें।